शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच एमडीएच। नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। यूं तो हर एक दल के अपने अपने सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है। संग्राम के सेनापति में हम ऐसे ही सियासी शख्सियतों के किरदार की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरू करते हैं विशेष कार्यक्रम संग्राम के सेनापति। और संग्राम के सेनापति में आज बात तेलंगाना के उन कद्दावर नेताओं की जो राज्य में अपनी अपनी पार्टियों में सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं और मजबूत जनाधार रखते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में होने वाली तेलंगाना की 17 सीटों के लिए लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, जहां कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। तेलंगाना में बीजेपी मजबूती के साथ मैदान में है और राज्य में बीजेपी के सेनापति हैं जी किशन रेड्डी। राज्य में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हीं के नेतृत्व में 2018 के चुनाव की तुलना में पार्टी का वोट शेयर दोगुना कर लिया। वैसे भी 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और ऐसे में इस बार भी भाजपा बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को होने वाले मतदान के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। वहीं हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम भी कड़ी चुनौती पेश कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव में राज्य की 17 सीटों में बीआरएस को 9, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज हो चुकी है और बदले हालात में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी सभी पार्टियों के सेनापति पर है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सेनापति की भूमिका में है केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने सियासी सफर की शुरुआत 1977 में जनता पार्टी के युवा नेता के रूप में की थी। 1980 में जब बीजेपी बनी तो वो इसमें शामिल हो गए। शुरुआत में उन्होंने आंध्र प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष और फिर आंध्र प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में वो हिमायतनगर सीट से विधायक बने। फिर 2009-2014 में वे अंबरपेट सीट से लगातार 2 बार एमएलए चुने गए। 2010 से 2014 तक वो आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। अलग तेलंगाना के लिए चले आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेलंगाना बनने के बाद उन्हें सर्वसम्मति से तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष चुना गया और 2016 तक वे इस पद पर रहे। 2019 में वो सिकंदराबाद से सांसद चुने गए और 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 से 2021 तक वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। जुलाई 2021 से वो केंद्र में पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें फिर से तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी किशन रेड्डी के अलावा करीमनगर से बीजेपी सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार भी राज्य में भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। ऐसे में देखना होगा बीजेपी के ये सेनापति आम चुनाव के संग्राम में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन करने में कितना योगदान दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। तो ये तो रही ही बात बीजेपी के सेनापतियों की। कांग्रेस की बात करें तो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से काफी उम्मीदें हैं और रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के लिए उम्मीदों का चेहरा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकसभा में कांग्रेस के मिशन दक्षिण के लक्ष्य में केरल के बाद सबसे बड़ी उम्मीद तेलंगाना ही है, क्योंकि मौजूदा समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी यहां के मुख्यमंत्री। करीब 4 महीने पहले राज्य की सत्ता में आने वाले रेवंत रेड्डी के सामने विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को आम चुनाव में दोहराने की चुनौती है। ऐसे में इस सियासी समर में कांग्रेस के लिए सेनापति की भूमिका में है अनुमुला रेवंत रेड्डी, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस ने बीते नवंबर-दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। रेवंत रेड्डी कभी भाजपा में नहीं रहे, लेकिन उनके सियासी सफर की शुरुआत एबीवीपी से हुई। 2006 में महबूब नगर के मिडजिल से निर्दलीय जिला परिषद प्रादेशिक परिषद के सदस्य चुने गए। वो विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में भी निर्दलीय उतरे और कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर सबको चौंका दिया। 2007 में वो टीडीपी में शामिल हो गए। 2009 में उन्होंने कोडंगल से टीडीपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और 5 बार के कांग्रेस विधायक गुरुनाथ रेड्डी को मात देकर जीत दर्ज की। 2014 में इसी सीट से दूसरी बार विधायक बने। तेलंगाना गठन के बाद 2014 में वे प्रदेश टीडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने, मगर 2017 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2018 में विधानसभा चुनाव में उन्हें कोडंगल सीट से हार का सामना करना पड़ा, मगर 4 महीने बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव में मल्काजगिरी से सांसद चुने गए। 2021 की शुरुआत में पार्टी ने उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंप दी। बीते विधानसभा चुनाव में रेवंत रेड्डी ने पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। इसलिए 2024 में रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के लिए उम्मीदों का एक चेहरा है। हालांकि ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि रेवंत रेड्डी अपना करिश्मा दोहरा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि बीजेपी और कांग्रेस के जो सेनापति हैं उनकी प्रोफाइल क्या कहती है, ये हमने आपको दिखाया और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे संग्राम के सेनापति में। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पी पुल्ला राव जी जुड़ रहे हैं। आपका सर बहुत स्वागत है। और उसी के साथ मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, तेलंगाना की सियासत को देखें तो 17 में से 9 सीटें उस वक्त बीआरएस के पास आई थी, वहां पर हम जाएंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जिनके संग्राम के सेनापति की जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जी किशन रेड्डी बीजेपी की तरफ से वहां पर कितना बड़ा चेहरा है और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले हमने जो लोकसभा चुनाव थे उसमें देखा कि 4 सीटें थी। अब की बार ये सफर काफी लंबा है, संघर्ष भी करना पड़ेगा। उनके सामने क्या चुनौतियां आपको नजर आ रही है और किस तरह से उनके ऊपर ये दारोमदार है? अभी ऐसा है, किशन रेड्डी जी बड़ा सीनियर आदमी है, 30 साल से एक्सपीरियंस है, एमएलए है, मंत्री है, सो लीडर ऑपोजिशन भी बनाया। अभी 2019 में अब बताया कांग्रेस को 3 एमपी आया, बीजेपी को 4 जी। अभी कब बीआरएस केसीआर गवर्नमेंट में हार गया, ये कांग्रेस आगे है, लेकिन बीजेपी भी अगले 5 साल से बहुत काम किया जी। सेंट्रल लीडर्स बहुत बार विजिट किया, बहुत इंटरेक्शन होता रहता है, बड़ा एक्टिव पार्टी हो गया। अभी सारा लोग सोचते हैं ये फाइट है, 1 सीट एमआईएम को जा रहे, बैलेंस है 16 सीट्स है। ये सीट्स में बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट फाइट हो रहा है। 1-2 सीट, कितना सीट दूसरे पार्टी को आ जाएगा अभी नहीं बता सकते। बीजेपी बिल्डअप किया था, नरेंद्र मोदी जी का इमेज भी बड़ा है, इतना बार साउथ इंडिया टूर किया था और तेलंगाना पर्टिकुलरली ये 10 साल में 40 बार विजिट किया अप्रॉक्सीमेटली, ये फेमिलियर फिगर हो गया। सो इसका ये ग्राउंड लेवल में भी बीजेपी थोड़ा स्प्रेड हो गया और मोदी जी का इमेज से वो होप कर रहे 4 सीट के ज़्यादा आ जाएगा। क्या सीट आ जाएगा? बीआरएस से आते हैं,
कांग्रेस में भी बड़ा एक्टिव है, वो टारगेट भी 12-14 सीट के लिए ट्राई कर रहा हूँ। वो भी मुख्यमंत्री वो गारंटीज़ में डिपेंड हो रहे हैं, हम ये किया वो किया, वेलफेयर स्कीम्स। ऑपोजिट बीजेपी सेंट्रल स्कीम्स दिया और नरेंद्र मोदी का गारंटी के बीजेपी अगले फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो दोनों इक्वल फाइट हो गया अभी। ये 16 सीट्स में बीजेपी कांग्रेस पार्टी दोनों डायरेक्ट राइवल्स हो गए अभी। चलिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द लौट कर आते हैं और संग्राम के सेनापति में अगले सेनापति के बारे में आपको बताएंगे कि बीआरएस से कौन है, और साफ तौर पर इसी पर चर्चा भी जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। राहुल जी। कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा, पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के ही जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ चल रहा हूँ चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तेलंगाना पर आज हम बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के संग्राम में एक और महत्वपूर्ण सेनापति हैं के चंद्रशेखर राव, जो बीआरएस प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। केसीआर को राष्ट्रीय नेता बनाने के लिए 2022 में पार्टी का नाम बीआरएस किया गया था, लेकिन केसीआर की घर में ही सत्ता छिन गई। अब पार्टी के सुप्रीमो और राज्य के पूर्व सीएम केसीआर बीआरएस की जमीन बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं तेलंगाना की सियासत में असुद्दीन ओवैसी फैक्टर भी सबकी नजर में है। यह रिपोर्ट देखिए। सिर्फ 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेलंगाना की सत्ता से बाहर हुई बीआरएस लोकसभा चुनाव में अपनी खोई जमीन वापस पाने में जुटी है। बीआरएस की हार के बाद कई बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस और भाजपा में जा रहे हैं। ऐसे में बीआरएस के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन गया है और इस चुनावी संग्राम में बीआरएस के लिए सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के संस्थापक केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव। केसीआर ने यूथ कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने सियासी सफर की शुरुआत की। 1983 में वो एनटी रामाराव द्वारा स्थापित टीडीपी में शामिल हो गए। सिद्दीपेट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 1985 में फिर इसी सीट से चुनावी अखाड़े में उतरे और पहली बार विधायक बने। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2001 में टीडीपी से अलग हुए और अलग तेलंगाना के निर्माण के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति गठित की। 2004 में करीमनगर और 2009 में महबूब नगर से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए। साथ ही यूपीए सरकार में 2004 से 2006 के बीच केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री रहे। 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना के बाद केसीआर ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 2018 में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। इस चुनावी संग्राम में केसीआर के अलावा उनके बेटे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव भी सेनापति की भूमिका में हैं और प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। हालांकि शराब घोटाले में गिरफ्तारी की वजह से केसीआर की बेटी के कविता प्रचार अभियान में शामिल नहीं हो सकी हैं। ऐसे में इस संग्राम में केसीआर और केटीआर पर पार्टी की साख बचाने की बड़ी चुनौती है। तेलंगाना के मौजूदा चुनाव में मुख्य मुकाबला भले ही बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो, लेकिन हैदराबाद की सियासत में एआईएमआईएम खास जगह रखती है। इसका देश भर में चेहरा पार्टी के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी ने 1994 में राजनीतिक सफर की शुरुआत की
और चार मीनार सीट से विधायक बने। 2004 में हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीता और तब से लगातार 4 बार चुने जा चुके हैं। इन चुनावों में इसी सीट से वो फिर से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि तेलंगाना में लोकसभा चुनाव पर वो कितना असर डाल सकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए इसी को समझते हैं कि आखिर वहां का चुनावी गणित क्या है और जो अब की बार के सेनापति हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो उसका निर्वहन करते हुए 2024 तक लेकर आए हैं, तो यहां पर वो कितने मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करते हैं। पी पुल्लाराव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुल्लाराव जी, जैसा कि हम पहले भी आपसे चर्चा कर रहे थे और उस वक्त हमने बीजेपी की बात की, अगर हम बीआरएस और एआईएमआईएम की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखें कि केसीआर की अब की बार जो भूमिका है वो क्या कहती है, क्योंकि 17 में से जैसे हमने देखा कि 9 सीटें 2019 में, और उसके बाद अब की बार क्या वो मैजिक काम कर पाएगा। और दूसरी तरफ जब हम असुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं तो अब की बार उनके लिए क्या फैक्टर रहेगा, क्या वो प्लस हो पाएंगे, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एक ही सीट आ पाई थी। ऐसा है, पहले ओवैसी का बात यह है, एआईएमआई वो अभी 4th टाइम कंटेस्ट कर रहे ओवैसी। उसका पहले उनका फादर 6 टर्म एमपी है हैदराबाद सिटी का, सो वो कंटिन्यूटी है वहाँ। पॉपुलेशन, डेमोग्राफी सोच लीजिए, वोटिंग पैटर्न है, उनका अच्छा मौका है वहाँ सिंगल सीट में वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे। अभी केसीआर का यह है इशू, 1985 से 40 साल एमएलए, मंत्री, एमपी, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारा एक्सपीरियंस है, एक बड़ा फैक्टर है। और अब बताया 2002 से सेपरेट पार्टी भी फॉर्म किया था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उस समय से एजिटेशन किया था, सेपरेट स्टेट आया, वो 10 साल मुख्यमंत्री किया, वो एक बड़ा फैक्टर है। सारा लोग सोचते ये ख़त्म हुआ। तेलंगाना में एक यूनिक सिचुएशन यह है, 2 नेशनल पार्टीज है और सिर्फ एक प्रांतीय पार्टी है जी। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत प्रांतीय पार्टी है, और बिहार और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्टी डोमिनेट कर रहे। कांग्रेस पार्टी इतना बहुत कमज़ोर है यूपी, बिहार। यह तेलंगाना ये यूनिक फैक्टर है, दोनों नेशनल पार्टी स्ट्रांग है और रीजनल पार्टी भी स्ट्रांग है। लास्ट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन दिसंबर 2023 में के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, चुनौतीपूर्ण रहेगा। उनका 35-40% वोट्स आया बीआरएस के, सो एक फैक्टर है। लोग रिटर्न करेगा उनका रीजनल पार्टी को और चांस देगा। वो पूछ रहे हैं हमको चांस दीजिए, हमें एक रीजनल पार्टी है, सो वो फैक्टर है। ट्रायंगुलर फाइट है 16 सीट में, इसलिए बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करने के लिए कितना आ जाएगा। लास्ट इलेक्शन 2019 से अभी डिफरेंस यह है, बीजेपी वोट शेयर बड़ा हुआ, कांग्रेस का वोट शेयर बड़ा हुआ, बीआरएस थोड़ा कम हुआ। सो इक्वल ट्रायंगुलर फाइट है जो 2024 लोकसभा इलेक्शन के तेलंगाना में। पुल्लाराव जी, आऊंगा इस पर भी और आपसे भी जानूंगा, क्योंकि हमने देखा कि बीते साल जो विधानसभा के चुनाव हुए उसने भी समीकरणों को काफी बदला हुआ है, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। हम फौरन लौट कर आते हैं और ये चर्चा जारी रखेंगे। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। एमडीएच। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से बीआरएस और एआईएम का अब की बार वहां पर देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो सेनापति हैं वो किस तरह से आगे अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं इस पर भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है। ऐसे में विधानसभा का जो चुनाव हुआ उससे अब की बार आपको पी पुल्लाराव जी क्या लगता है, क्योंकि हमने जब देखा इस बात को बहुत ही गहनता के साथ कि रेवंत रेड्डी, उनकी भी साख अब की बार दांव पर है, क्योंकि पिछले साल बहुमत के साथ वो आए और उसके बाद जो अपनी सरकार चलाने की जो कवायद थी उसको तेज गति से चलाते हुए नजर आए। ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उनके लिए, क्योंकि वो एक बड़े सेनापति के तौर पर यहां पर उभरते हुए नजर आए हैं। तीनों इक्वल लीडर्स है
वह तेलंगाना में मुख्यमंत्री एक माजी एक एक्स चीफ मिनिस्टर है केसीआर, एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, एक बीजेपी का नया लीडरशिप है, नया मेंबर्स है। सो अभी वोटिंग पैटर्न स्टेट इलेक्शन से क्या हुआ, सेंट्रल इलेक्शन को ऐसा हो जाएगा, हम उसमें सर्टेनिटी नहीं है। अलग फैक्टर्स प्ले कर रहे। यहाँ सिर्फ तेलंगाना में इलेक्शन में एक पीएम कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी जी, दूसरे दोनों पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। सो वो इम्पैक्ट आ रहे हैं। वहाँ लोकल इलेक्शन में आप प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो नरेंद्र मोदी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और केसीआर बीआरएस का कैंडिडेट्स नहीं है। सो ये भी एक इम्पैक्ट आ जाएगा। और एआईएमएम असेंबली इलेक्शंस में केसीआर को सपोर्ट किया था। रेवंत रेड्डी जैसे कि मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जो छवि है वो अब की बार कैसा लग रहा है आपको, कि उनका जो कार्यकाल है वो अब तक का कैसा रहा और कितनी प्रबल दावेदारी वो अब की बार पेश करते हुए नजर आ रहा है? जी, मैं रेवंत रेड्डी की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं, तो अब की बार वो कितनी प्रबल दावेदारी यहां पर पेश करते हुए नजर आ रहा है? रेवंत रेड्डी का इमेज पहले बार कभी मंत्री नहीं है, कभी कोई पोस्ट नहीं है, पहले बार मुख्यमंत्री हो गया और फोकस किया था उनका वेलफेयर स्कीम्स में 5 गारंटी है उसमें फोकस किया था और वो परिपालन कुछ भी उसमें नहीं है। सो वो लोगों का चॉइस है, आपका यह गारंटी काफ़ी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स चाहिए, एक नेशनल लीडर चाहिए। सो यह एक बड़ा टेस्ट हो रहे है। तेलंगाना एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आपका सिर्फ हम ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये फ्रीबीज है, उसके वोट डालेगा नहीं है, देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट में भी कंसिडर करेगा। अभी ये परीक्षा को जून 4 में मालूम हो जाएगा तेलंगाना में पीपल का चॉइस क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पी पुल्ला राव जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो अब की बार की फाइट नजर आ रही है वो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रमुख चेहरे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे उसमें भी अलग अलग फैक्टर्स नजर आते हैं। ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी बता दें कि तेलंगाना का जो सियासी गणित है वो बहुत कुछ कहता है और इसी पर हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर इस 2024 के जो संग्राम के सेनापति हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। संग्राम के सेनापति के प्रायोजक थे